हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 5 पढ़ेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो इसकी लेखिका है चपला देवी। तो पहले चपला देवी के बारे में देख लेते हैं। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। द्विवेदी युग मतलब पहले जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में, 4 युगों में बांटा गया है। पहला होता है भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। तो ये लेखिका जो थी वो द्विवेदी युग की लेखिका है। इनके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है, यानी इनके बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती। आज ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है, यानी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है यह पाठ। और सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता दुंदुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखा गया है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। अर्थात जिस तरह से हम एक रिपोर्ट लिखते हैं, कोई घटना घटित हो जाती है उसके बाद हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, उसी तरह से उसी शैली में यह पाठ लिखा गया है। अब पाठ की प्रस्तावना देख लीजिए। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। अर्थात जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन लोगों की जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए सम्मान की बात है। उनके बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। अर्थात जो हमारी किशोर पीढ़ी है, जो ये भूल चुकी है कि हमें आज़ादी किस तरह से मिली है, केवल उनको वह याद दिलाने के लिए ही यह पाठ लिखा गया है। और इस पाठ को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसीलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी से में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया लेखिका ने। जैसी घटना घटित हुई थी, जैसा उसमें लिखा हुआ था हिंदू पंच में, वैसा ही लेखिका ने इस पाठ में लिख दिया है। तो बात शुरू होती है 1857 की। 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता थे दुंदुपंत नाना साहब। अब ये क्रांतिकारियों के नेता थे और कानपुर में इन्होंने अपना आक्रमण करना था अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन कुछ गद्दार लोगों ने इसकी सूचना पहले ही अंग्रेजी सरकार को दे दी, जिसके कारण इनका जो विद्रोह था ये असफल रहा। तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी से कमान संभाल रही थी और नाना साहब जो थे वो कानपुर में थे। इनका जो घर था वो बिठूर में था, यानी इनका महल बिठूर में था। तो नाना साहब कानपुर में थे जब ये असफल हुए और अचानक से अंग्रेजी सेना वहां पर आ गई, तो ये जल्दबाजी में वहां से भाग गए। लेकिन जल्दी जल्दी में वो अपनी पुत्री मैना को साथ ले जाना भूल गए, यानी मैना जो थी वो महल में ही अकेली रह गई। अब दमन करने के लिए अंग्रेज सेना ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। कैसे किया वो अभी हम देखेंगे। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। यानी जब हम उसकी इस घटना को पढ़ते हैं तो कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाता है, उसका दिल भी रोने को होता है। तो कानपुर के भीष्म हत्याकांड के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर रवाना हुआ। तो वहां से क्रांतिकारी भाग चुके थे कानपुर से, और अंग्रेजी सेना जो थी वो बिठूर की ओर चल पड़ी। बिठूर में नाना साहब का महल उन्होंने लूट लिया, पर उसमें से थोड़ी बहुत संपत्ति ही अंग्रेजों के हाथ लगी।
उसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनको आश्चर्य इसलिए हुआ क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका कहीं दिखाई नहीं दी, लेकिन जैसे ही वो महल को तोप से उड़ाने ही वाले थे तभी वह लड़की बाहर निकलकर बरामदे में आ गई। यह देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सेनापति को कहा कि अंग्रेजी भाषा में उन्होंने कहा, बालिका ने, कि क्या आप कृपया कर इस महल की रक्षा करेंगे। तो जैसे ही अंग्रेज सेनापति गोले बरसाने लगा, उस लड़की का करुण मुख और अल्पवयस्क देखकर उस पर उसको दया आ गई। यानी वो लड़की जो थी वो बहुत छोटी थी और उसका जो मुख था वो करुणापूर्ण था। उसको देखकर सेनापति जो हे थे उनको उस पर दया आ गई। तो उसने कहा कि क्या आप इस महल की रक्षा करेंगे। तो सेनापति ने कहा कि क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका ने कहा कि आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति ने कहा कि यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, इसलिए अंग्रेज सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो बालिका ने कहा कि आपके विरुद्ध जिन्होंने अस्त्र उठाए थे, अर्थात आपके जो दोषी हैं वो क्रांतिकारी हैं या नाना साहब हैं, लेकिन इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। तो मेरा उद्देश्य तो बस इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। अर्थात सेनापति हे ने कहा कि अंग्रेज सरकार का हुक्म है कि नाना साहब के महल को उड़ा दिया जाए, तो मुझे तो अपना कर्तव्य पूरा ही करना पड़ेगा। लेकिन सेनापति को थोड़ा दुख हो रहा था उसको मना करते हुए। इतने में वो लड़की फिर बोली कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, आपकी प्यारी कन्या मैरी मेरी सहेली थी और वह मेरे घर कई वर्ष पूर्व वह मेरे घर आती थी और आप भी हमारे घर आते थे और आप मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। लगता है वे सारी बातें आप भूल गए हैं। और मैरी की मृत्यु से मुझे बहुत दुख हुआ था, उसकी एक चिट्ठी भी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति हे के होश उड़ गए और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने उस बालिका को भी पहचाना और कहा कि अरे ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले कि हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुम मेरी पुत्री की सहेली तो हो, लेकिन मैं अंग्रेज सरकार का नौकर हूँ और उनकी आज्ञा नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अब इसी समय जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गए और उन्होंने बहुत गुस्से में सेनापति हे से कहा कि नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा आउटरम से कि मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है कि क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। अब ये बात सुनकर जो आउटरम थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक था, तो नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। उन्होंने उसको समझाया आउटरम ने, लेकिन सेनापति हे को फिर भी यही लगा। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम लॉर्ड कैनिंग यानी गवर्नर जनरल जो हैं उनसे इस विषय में तार देकर पूछ सकते हैं। तो आउटरम ने कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं। हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे जो थे वो मन में बड़े दुखी हुए और वहां से चले गए। जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया और उस लड़की को ढूंढने के लिए सिपाही अंदर गए, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि सारे महल का कोना कोना खोज लिया, लेकिन मैना फिर भी दिखाई नहीं दी। उसी समय संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया। उसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल भस्म कर दिया गया।
अब उस समय, अब ये घटना यहाँ तक समाप्त हो जाती है एक सीन। अब दूसरी तरफ क्या है, लंदन के एक सुप्रसिद्ध टाइम्स में एक खबर छपी कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ पाई। अर्थात भारत सरकार का मतलब अंग्रेज सरकार, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का ही राज था। तो उन्होंने कहा कि अभी तक उन नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीष्म क्रोध है। और नाना के लिए भी यह कलंक की बात है। नाना की हंसी हुई क्योंकि उन्होंने उस लड़की को बचाने की रिक्वेस्ट की थी उनसे। तो उनके लिए भी छापा उन्होंने कि जनरल हे के लिए ये बड़े कलंक की बात है कि जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उनकी कन्या के लिए वो क्षमा मांग रहे हैं। अपना सारा जीवन युद्ध में बिता देने पर भी अंत में वृद्धावस्था में सर टाइम्स हे एक मामूली महाराष्ट्र कन्या के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए हैं। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या या किसी अन्य संबंधी पर कोई भी दया नहीं दिखानी चाहिए। और जिस जनरल हे का उस कन्या से प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। अब ये खबर छपी तो जनरल हे को बड़ा दुख हुआ। सन 1857 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नाविष्ट, यानी जो नष्ट हो गया था महल, प्रासाद मतलब महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही में जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी। कुछ सैनिक उस लड़की की आवाज सुनकर वहां आए और उसको देखा और उससे प्रश्न पूछे, लेकिन लड़की रोए जा रही थी, कोई भी जवाब उसने नहीं दिया। इतने में आउटरम आया और आउटरम ने उसको पहचान लिया और वह बोला, ओहो, यह तो नाना की लड़की है मैना। वो उस लड़की को देखते ही बोला कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। उस लड़की ने बहुत ही आर्त स्वर में, यानी करुण स्वर में उससे रिक्वेस्ट की, बहुत विनम्र भाव से उससे बोला कि मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं यहाँ जी भरकर बैठकर रो पाऊं। लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं की। अब उसको ये डर था कि अगर मैंने इसकी ये इच्छा पूरी कर दी तो अंग्रेज सरकार का गुस्सा मेरे ऊपर फूटेगा। इसलिए वह उसको, लड़की को गिरफ्तार करके कानपुर के किले में ले गया। उसी समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटणवीसने के बाखर पत्र में छपा। अब भारत के अंदर एक जो समाचार पत्र था बाखर, उसमें क्या छपा कि कल कानपुर के किले में एक भीष्म हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म कर दी गई। भीष्म अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। तो देखो, इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उस समय इस लड़की की उम्र 13 वर्ष मानी जाती है कि ये 13 वर्ष की थी और उस लड़की को इन्होंने जलाकर भस्म कर दिया। अब एक संभावना ये है कि वह लड़की महल में ही, जब उन्होंने तोप से महल को उड़ाया, उसमें ही जल गई। अगर वह वहां से बच भी गई तो अर्धरात्रि में जब ये लड़की उस जले हुए महल की राख पर बैठकर रो रही थी तो आउटरम ने उसे गिरफ्तार किया और कानपुर के किले में एक अग्नि कुंड में उसे जिंदा जला दिया। तो ये थी कहानी मैना देवी की। अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर, कुछ शब्दार्थ इसमें दिए हुए हैं, केवल 3 ही शब्दार्थ हैं। इससे अधिक वाले शब्दार्थ में प्रश्न उत्तर के साथ ही आपको अपलोड कर दूंगी। उम्मीद है आपको पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।